हेलो फार्मा एस्पिरेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फॉर्म 4th सेमेस्टर के पीओसी थर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स के। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायस्टीरियोमर एंड इनैंसियोमर। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं और इनैंसियोमर क्या होते हैं उसको बताइए। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इनैंसियोमर क्या है और डायस्टीरियोमर क्या है। तो जो इनैंसियोमर होते हैं उनका यहाँ पे मिरर इमेज होता है और ये एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल नहीं होते, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। कैसे, इसको समझते हैं। मिरर इमेज का क्या मतलब है, मीन्स सेम टू सेम जिसका इमेज बन जाए उसको हम कहते हैं क्या, मिरर इमेज। जैसे कि मेरे पास में ये एक केमिकल कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया है और उसका जस्ट यहाँ पे मैंने दूसरा स्ट्रक्चर बनाया है जहाँ पर आपको ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको देखने को मिल रहे होंगे कि एक दूसरे के जस्ट सेम स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे हैं। तो इसको हमने क्या कह दिया, मिरर इमेज। लेकिन जब मैं इसी ग्रुप को जस्ट इसके ऊपर इम्पोज करें, मीन सुपर इम्पोज, मतलब इसके ऊपर ला करके जब हम रख रहे हैं, तो जब हम इसको रख रहे हैं तो ये हाइड्रोजन जस्ट अपोजिट साइड है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपोजिट साइड है। इस वजह से ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के जब ऊपर रखने पर डिफरेंट दिख रहे हैं। जैसे कि हमारे ये दोनों हाथ है, ये दोनों हाथ हमारे क्या है, सेम है, लेकिन जब हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये हमारे क्या करते हैं कि अपोजिट तरीके से दिखते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे कहा गया है कि ये 2 हमारे पास में स्ट्रक्चर है और इन दोनों स्ट्रक्चर को जब हमने एक दूसरे के ऊपर रखा तो वो ये दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनका जो इमेज, मिरर इमेज है वो कैसा है, सेम है। और डायस्टीरियोमर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो पूरी तरीके से डिफरेंट होगा। ना ही इनका मिरर इमेज बनेगा और ना ही ये एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल होंगे। ठीक, तो नेक्स्ट देख लो क्या है, ये हमेशा पेयर फॉर्म में रहेंगे और ये आपके सेवरल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेंगे। उसके अलावा क्या है, हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, मीन्स इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, लेकिन जो प्लेन पोलराइज लाइट है पीपीएल, जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको रोटेट करने का जो बिहेवियर होगा वो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो सकता है। ये हो सकता है ये डी फॉर्म डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म में रहे और ये लीवो रोटेटरी, मीन्स डेक्स्ट्रो राइट हैंड साइड और लीवो लेफ्ट हैंड साइड मीन्स रोटेट करे लाइट को। तो ये उनका जो बिहेवियर है लाइट को रोटेट करने के प्रति वो हो सकता है चेंज हो। ठीक, और इनका तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ही डिफरेंट है तो इनका अलग अलग फॉर्म में रहेंगे। ठीक, आई होप। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्या है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल फीचर दैट डिफाइन द मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। ए मेसो कंपाउंड इज ए मॉलिक्यूल दैट कंटेन एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर बट इज ए कायरल ओवरऑल। मीन्स यहाँ पे आपके पास में क्या होगा कि 2 कायरल सेंटर होगा। ठीक है, एक ऐसे कंपाउंड जिसमें कायरल सेंटर हो, लेकिन कायरल सेंटर के साथ साथ वो एक कायरल कंपाउंड होने चाहिए। कैसे, चलो एग्जांपल के साथ में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल बताए हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास में कितने कायरल सेंटर है, ये हो गया आपका पहला कायरल सेंटर और ये हो गया आपका दूसरा कायरल सेंटर। कायरल कार्बन क्या होते हैं, ऐसे कार्बन जिस पर लगे हुए चारों एटम्स डिफरेंट हो वो कहलाते हैं आपके कायरल एटम। तो अब देखो यहाँ पे जो कार्बन है इससे अटैच सारे एटम्स अलग अलग हैं, डिफरेंट है। इस कार्बन से भी जो एटम्स अटैच है वो भी डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करूं, मीन्स एक लाइन, ऐसी लाइन जो कि इन दोनों कायरल सेंटर के बीच से होकर जब गुजरती है और गुजरने की वजह से इन दोनों जब देखा गया तो यहाँ पे एक सिमेट्री दिखाई देगी। सिमेट्री का मतलब ये है कि ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों कार्बन के बीच में मीन्स कहते हैं कि जैसे ये दोनों कार्बन जो है, इन दोनों कार्बन पे जो एटम्स लगे हैं वो बेशक डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है कि ये सिमेट्री, क्या कहेंगे इसको, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से यहाँ पे ये जो लाइट को रोटेट नहीं कर पाएंगे, लाइट को जब ये रोटेट नहीं कर पाएंगे तो इसीलिए ये कहलाएंगे क्या, ए कायरल कंपाउंड या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक, चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मेन यहाँ पे जो बोला गया था, क्या कहा गया था कि आपका जो कंपाउंड है वो क्या है, ए कायरल है। ए कायरल कैसे हुआ, यहाँ पे कायरल सेंटर तो है लेकिन ये ए कायरल हो गया है। ए कायरल का मतलब यहाँ पे यही है कि ये जो लाइट को रोटेट करने की जो इनकी क्षमता है वो पूरी तरीके से मीन्स यहाँ पे रुक जाती है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री देखी जा रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म के बीच में क्या डिफरेंस है उसको बताइए। देखिए सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये सेम ही है। जब
कार्बन दो कार्बन के बीच में जो यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, उस डबल बॉन्ड के जस्ट अगल बगल में जो एटम्स कार्बन पर लगे हुए हैं उनका अगर यहाँ पे पोजीशन देखा जाएगा कि अगर सेम एटम सेम साइड पे मीन्स अपर साइड पे हैं दोनों एटम, ठीक, तो वो कहलाते हैं क्या आपके सिस। और जस्ट यहाँ पे देखा गया कि अगर दो कार्बन के डबल बॉन्ड से जो कार्बन लगे हैं उनसे जो एटम्स हैं वो अपर और लोअर साइड मीन्स जस्ट अपोजिट साइड में लगे हैं, तो उसको हम क्या क्या कहते हैं, ट्रांस आइसोमर। ठीक, जस्ट अगर आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स सेम साइड पे हैं डबल बॉन्ड के, उसको हम सिस कहेंगे, और जस्ट अपोजिट साइड पे है डबल बॉन्ड के, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। इट हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है, इनका हायर होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है तो इनका कम होता है। लेकिन स्टेबिलिटी की बात करें तो जो सिस वाला है वो लेस स्टेबल होता है और हमारा जो ट्रांस वाला है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन इथेन। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है इथेन का। मेन देखिए ये भी आपके एक तरीके से स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ही आते हैं। इनमें क्या देखा जाता है कि जो हमारे पास में मॉलिक्यूल है या फिर जो एटम्स है वो हम स्पेस में उनका क्या अरेंजमेंट है, मीन्स स्पेशियल अरेंजमेंट यहाँ पे एटम्स का देखा जाता है। ठीक, तो देखो क्या है, देखो इसको हम कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन। आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि इथेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन भी बनाइए। ठीक है, तो इथेन का जो न्यूमैन प्रोजेक्शन बोला जाता है तो आप यहाँ पे ये बना सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, इथेन एग्जिस्ट इन टू प्राइमरी कन्फर्मर ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे क्या होता है कि दो कार्बन है, देखिए यहाँ पे जैसे ये दो कार्बन है और ये दोनों कार्बन क्या है कि सिग्मा बॉन्ड मीन सिंगल बॉन्ड से अटैच है। अब इन दोनों कार्बन को हम क्या कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, ये इस तरीके से रोटेट हो सकता है हमारा, जैसे कार्बन है, मान के चलो ये हमारे पास में दो कार्बन है, ये दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है और ये क्या कर सकते हैं, हम किसी एक को हम अच्छे से रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे यही कहा गया है। तो रोटेशन कैसे होगा, 60 डिग्री होगा, फिर 90 डिग्री होगा, 180 डिग्री, 120 डिग्री, मीन्स इस तरीके से हम यहाँ पे रोटेट करेंगे और उस रोटेशन की वजह से जो कन्फर्मर हमें मिलेगा वही हमारा कहलाएगा इथेन का कन्फर्मर। ठीक, तो देखो पहला क्या है, यहाँ पे ये हमारा पहला कार्बन है, ये सामने से देखने पे है पहला कार्बन, और इसके जस्ट दूसरा कार्बन, जैसे कि ये मैंने एक कार्बन बनाया और ये हो गया मेरा दूसरा कार्बन, ये है मेरा हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे मेरे क्या लगे हैं, हाइड्रोजन। ठीक, ये हाइड्रोजन हो गए और फिर यहाँ पे भी मेरे क्या है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब देखो क्या है, ये पहला कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक, अब ये जस्ट पीछे का कार्बन है जिसको हमने यहाँ पे सर्कल के फॉर्म में दिखाया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा, ये वाला जो कार्बन, पीछे वाला कार्बन है जिसको हमने यहाँ पे सर्कल के फॉर्म में दिखाया है, इसका हाइड्रोजन एक यहाँ पे है, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये नीचे साइड पे तीसरा हाइड्रोजन। अब जब इस मीन्स यहाँ पे कार्बन को, मीन्स एक कार्बन जो पीछे वाला कार्बन है, इसको पहले वाले कार्बन को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और पीछे वाले कार्बन को क्या कर रही हूँ मैं, रोटेट कर रही हूँ। ठीक है, पीछे वाले कार्बन को क्या कर रही हूँ, रोटेट। तो रोटेशन की वजह से जब मैंने उसको 60 डिग्री रोटेट किया तो रोटेशन की वजह से ये वाला हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, इस पोजीशन पे, और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, दूसरे वाले हाइड्रोजन के पास में। अब देखो यहाँ पे आपके पास में इक्लिप्स फॉर्म आ गए हैं। तो यही है आपका, जब इनको हम रोटेट करते हैं, फ्रीली रोटेट करते हैं, तो यहाँ पे आपके दो कन्फर्मर्स बनते हैं। यूजुअली बनते तो कई हैं लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है कि आपके मेन जो होते हैं दो ही होते हैं, स्टैगर और इक्लिप्स कन्फर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे आपके दो बनते हैं, स्टैगर और इक्लिप्स कन्फर्मेशन, जहाँ पर क्या होता है कि स्टैगर मोर स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एटम्स हैं वो दूर दूर हैं इसलिए, लेकिन यहाँ पे जो इक्लिप्स है ये लेस स्टेबल है क्योंकि एटम्स आसपास आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे रिप्लीकेशन होगा। मीन्स दोनों एटम्स पास में है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, एक दूसरे को दूर भेजेंगे। तो दूर भेजने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो इनकी स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट आर द कॉमन यूजेस ऑफ ऑक्साजोल। ऑक्साजोल का कॉमन यूज क्या है उसको आप बताइए, एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे जो ऑक्साजोल होते हैं वो ऑक्साजोल के जो डेरिवेटिव्स है, ऑक्साजोल के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो यूजुअली एंटी कैंसर एजेंट की तरह, एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह, कुछ डेरिवेटिव जो होते हैं वो इंसेक्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स को बनाने में यूज किए जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वाई इज पायरिडीन लेस बेसिक देन एल्किल अमीन।
जो पायरिडीन होता है वो आपका एल्किल अमीन से कैसे लेस बेसिक है उसको आपको यहाँ पे बताना है, क्यों लेस बेसिक है पायरिडीन। तो यहाँ पे देखो मैंने पायरिडीन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और यहाँ पे आपका एल्किल अमीन का स्ट्रक्चर है। तो पायरिडीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन किस टाइप का है, sp2 हाइब्रिडाइज है। और यहाँ पे जो एल्किल अमीन है उसमें जो यहाँ पे नाइट्रोजन है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज है। अगर हम परसेंटेज s कैरेक्टर की बात करें तो उसके बेसिस पे जितना ज़्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर उतना लेस बेसिक आपका कोई भी कंपाउंड होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो एल्किल अमीन है उसमें 25% s कैरेक्टर है यहाँ पे, और इसमें आपका टोटल 50% s कैरेक्टर है, ठीक। एक तो ये चीज़ देखा जाता है परसेंटेज s कैरेक्टर को भी, और दूसरा होता है आपका एक इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक। प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, इनका भी इफेक्ट आपके बेसिसिटी पर पड़ता है। अब देखो क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो अमीन है उस अमीन से यहाँ पे अटैच है कैसा कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कंपाउंड। मीन्स ऐसा एक कंपाउंड, ऐसा मॉलिक्यूल अटैच है जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन को दे रहे हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो पायरिडीन में जो नाइट्रोजन है उससे ऐसे कोई भी अटैच कंपाउंड नहीं है जो डायरेक्टली क्या करे, नाइट्रोजन को अपने एटम्स दे, ठीक है। इस रीजन से क्या हो गया कि यहाँ पे जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ये आपके मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन को देंगे, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, और डोनेट करने की वजह से जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को कोई कंपाउंड डोनेट करता है वो उतना अच्छा बेसिक होता है, ठीक। तो इसी हिसाब से जो पायरिडीन है वो लेस बेसिक है। क्यों, पहली चीज़ कि उसमें sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन एटम होता है, ठीक। लेकिन हमारे जो एल्किल अमीन है उसमें sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो sp3 में परसेंटेज s करेक्टर है कितना परसेंट है, 25% है। जितना ज़्यादा परसेंटेज s करेक्टर उतना लेस बेसिक, याद रखिएगा, जितना ज़्यादा परसेंटेज s करेक्टर उतना लेस बेसिक, और जितना कम परसेंटेज s करेक्टर उतना अच्छा बेसिसिटी होता है, ठीक। एक चीज़ ये, और इंडक्टिव इफेक्ट भी याद रखिएगा कि यहाँ पे आपका इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन को प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नाइट्रोजन के ऊपर बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से नाइट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे यहाँ पे कहाँ पे रेजोनेंस के फॉर्म में चले गए हैं। मीन्स यहाँ पे रेजोनेंस के लिए जो इसके लोन पेयर हैं और जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में चले गए, जिसकी वजह से ये लेस अवेलेबल होंगे किसके लिए, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए, ठीक। तो ये भी यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है इसलिए थोड़ा सा अभी शॉर्ट में आपको बता करके यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। हाउ ए रैसमिक मिक्सचर डिफरेंट फ्रॉम ए प्योर इनैंसियोमर। आपका जो रैसमिक मिक्सचर होता है वो किस तरीके से प्योर इनैंसियोमर से डिफरेंट है उसको बताइए। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो इनैंसियोमर होते हैं उनका मिरर इमेज होता है, लेकिन वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। यहाँ पे प्योर इनैंसियोमर मतलब किसी एक मॉलिक्यूल की यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे कि दिखा देती हूँ आपको, ठीक। जैसे हमने बात किया था ये इनैंसियोमर का, तो यहाँ पे हमने देखा था कि आपके पास में एक स्ट्रक्चर है और इसका जस्ट यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका दिया हुआ है और उसका जस्ट सेम टू सेम मिरर इमेज यहाँ पे आपको देखने को मिला था। लेकिन ये दोनों क्या थे, नॉन सुपर इम्पोजिबल आपको देखने को मिला था। यहाँ पे जब हम एक सिंगल कंपाउंड की यहाँ पे बात करेंगे, एक सिंगल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो ये हमारा कहलाएगा प्योर इनैंसियोमर, ठीक। और जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो ये हमारे बन जाएंगे क्या, रैसमिक मिक्सचर। ये हो सकता है ये डी फॉर्म हो, ये हो सकता है ये एल फॉर्म हो, ठीक। तो यहाँ पे डी और एल फॉर्म में है, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड में है। मीन्स यहाँ पे इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सेम। लेकिन यहाँ पे जो लाइट को रोटेट करने की जो टेंडेंसी है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ये चीज़ें हमने देखी थी। तो अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए प्योर इनैंसियोमर इज अ सिंगल मॉलिक्यूलर मिरर इमेज। मीन्स एक सिंगल मॉलिक्यूलर मिरर इमेज की बात होगी प्योर इनैंसियोमर में, ठीक है, जो कि आपके प्लेन पोलराइज लाइट को एक डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। या तो वो डेक्स्ट्रो फॉर्म हो सकता है या तो लीवो फॉर्म होगा। लेकिन जो रैसमिक मिक्सचर होता है वो इन्हीं जो मिरर इमेज है उन दोनों के क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन की वजह से क्या बनता है आपका रैसमिक मिक्सचर, ठीक। अभी रुको एक सेकेंड। और इसी वजह से, इस कंडीशन की वजह से जो रोटेशन होती है वो कैसे हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है, और हमारा जो मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई प्रोपियोनिक एसिड इज नॉट
ऑप्टिकली एक्टिव, जो प्रोपियोनिक एसिड होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव क्यों नहीं है, उसको बताइए। तो रीज़न क्या है कि वहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, जो कायरल सेंटर है वहाँ पे कमी, मीन्स कायरलिटी की कमी। यहाँ पे देखो क्या है, एक एग्जांपल है प्रोपियोनिक एसिड। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है प्रोपियोनिक एसिड में, इसमें 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है कि जो कायरल कार्बन जो होते हैं उस पर जितने भी एटम्स अटैच होते हैं वो कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन है उससे अटैच 2 हाइड्रोजन सेम हो गए, मीन्स 2 एटम यहाँ पे सेम है। इसी वजह से यहाँ पे कायरल सेंटर की कमी है। इस रीजन से क्या बोला गया है कि जो प्रोपियोनिक एसिड होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कायरलिटी। कायरलिटी क्या होती है, व्हाट इज कायरलिटी, कायरलिटी क्या है उसको बताइए। तो कायरलिटी क्या है, कायरलिटी इज ए प्रॉपर्टी where an object or molecule can't be perfectly superimposed on its mirror image। मीन्स यहाँ पे क्या बोला गया है कि जैसे हम इनैंसियोमर की बात कर रहे थे, वहाँ पे क्या था कि यहाँ पे कायरल सेंटर तो है, मीन्स देखो यहाँ पे क्या है कि कायरल सेंटर है, कार्बन से जितने भी एटम्स अटैच है वो सभी के सभी डिफरेंट है। लेकिन जब हम इनका मिरर इमेज देखने को मिलेगा कि हाँ इनका मिरर इमेज है, लेकिन जब इनको सुपर इम्पोज किया जाएगा तो इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मीन्स यहाँ पे आपको जैसे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसको मैंने जस्ट ऊपर ले जाकर जब रखा तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन के ऊपर आ गया और ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर आ गया, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है वो देखने में थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। इसलिए बोला गया है कि कायरलिटी इज ए प्रॉपर्टी वेयर एन ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल कांट बी परफेक्टली सुपर इम्पोज। जहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अच्छी तरीके से सुपर इम्पोज नहीं हो पाते, अपने ही एक दूसरे के मिरर इमेज के जस्ट अपोजिट जो है। यहाँ पे देखो ये दोनों मिरर इमेज है, इन दोनों मिरर इमेज को जब हमने एक दूसरे के ऊपर रखा तो वो सेम स्ट्रक्चर मीन्स एक दूसरे को फिट मीन्स यहाँ पे बैठ नहीं पाए, तो इस वजह से इसको कहा गया क्या, ये आपकी कहलाती क्या, कायरलिटी। ठीक, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस मेडिसिनल यूजेस ऑफ फ्यूरेन। फ्यूरेन का क्या यूजेस है उसको बताइए। यहाँ पे जितने भी इसके डेरिवेटिव्स होते हैं उनका हम यूज एज ए एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट और डायूरेटिक्स और कुछ विटामिन और एनाल्जेसिस के रूप में हम यूज करते हैं। ठीक, आज के लिए हम ये टोटल 11 क्वेश्चन आज डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा आपको कल पूरे क्वेश्चन का वीडियो आपको मिल जाएगा और PDF के लिए टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।